हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब कम्युनिकेशन सिस्टम में हम आगे मूव कर रहे हैं। अब हम सिंगल रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट जो होते हैं, जितने पॉसिबिलिटीज हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन उसमें बहुत 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 कुछ सीखने को था, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको याद भी लाई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इट इज आस्क्ड इन 2004 गेट एग्जाम में, इट इज आस्क्ड इन 2005 गेट एग्जामिनेशन। दोनों ही नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको चीजें आती हैं तो दे आर वेरी वेरी सिंपल। अगर नहीं आती हैं तो हो सकता है एग्जाम में आप फंसे रहोगे। मैंने जितनी चीजें पढ़ा दी, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल, और एकदम 100% गारंटी के साथ आप लॉजिकली कर सकते हो। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। पहले इसको देखो, मैं यहां हट गया हूं, पॉज करो, नोट डाउन करके इसकी वैल्यू बता दो, और फिर पॉज करो और नोट डाउन करो, इसकी आंसर बता दो। नहीं आता तो फिर सोल्यूशन देखो, पहले खुद से ट्राई करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, फिर 2-3 और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे गेट एग्जाम के ही, इस लेक्चर को फिर फिनिश करेंगे ना। तो 4-5-6 क्वेश्चन इस लेक्चर में हम टारगेट बनाए कि करेंगे। पहला ये क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही एग्जिस्ट करता है ना। नहीं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ही चीज होती है, कौन सी? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ। तो ये सीडीएफ के बारे में ही बात कर रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एफ एक्स एक्स लिखा भी उसी तरह से, एक्स रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, और ये सीडीएफ फंक्शन इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल एक्स। Our random variable capital X कही दिया is shown in the figure. This is the CDF of the given random variable capital X. The probability that X is equal to 1 क्या होगी? आंसर बता दो बेटा। इसमें अगर सोचने में टाइम लग रहा है तो आपने फिर अच्छे से पिछले लेक्चर्स देखे नहीं। मैंने बताया था। अच्छा, एक चीज और बताओ, सारी एनालिसिस हम कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। अगर सीडीएफ करो में, सीडीएफ करो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, देयर इज नो स्टेप चेंज एट एनी ऑफ द पॉइंट राइट फ्रॉम -infinity to +infinity, देन दिस सीडीएफ करेस्पॉन्ड टू द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इफ देयर इज स्टेप चेंज एट लीस्ट एट वन पॉइंट इन द सीडीएफ कर्व, then that represents the मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। एक पॉइंट पे स्टेप चेंज हो, बाकी एटलीस्ट एक पॉइंट पे स्टेप चेंज हो, एक से ज्यादा पॉइंट पे भी स्टेप चेंज हो सकते हैं, और बाकी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो, देन दैट रिप्रेजेंट द मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये सीडीएफ देख के बताओ क्या लग रहा है आपको, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है कि नहीं? -infinity से -2 में कंटिन्यूअस है, हर जगह वैल्यू 0। -2 से यहां पे भी एक लीनियर लाइन है, देखो कंटिन्यूअस है, एकदम धीरे धीरे आराम से वेरी कर रहा है, कोई स्टेप चेंज नहीं। यहां भी कंटिन्यूअस है, लेकिन वन पॉइंट पे देयर इज स्टेप चेंज। फिर वन पॉइंट के बाद फिर से एक लीनियर लाइन है, कंटिन्यूअस है, यहां भी कंटिन्यूअस है। तो देयर इज स्टेप चेंज एट लीस्ट वन पॉइंट, ये है। तो ये सीडीएफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स जो रैंडम वेरिएबल है, दैट इज ऑफ काइंड ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। सिंपल सी बात। और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल के केस में सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सिंगल पॉइंट या सिंगल सैंपल वैल्यू अज्यूम करने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होती है, जहां पे स्टेप चेंजेस होते हैं, जितने अमाउंट का स्टेप चेंज होता है वही फाइनाइट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी होती है। कंटीन्यूअस में लेकिन सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और मिक्स्ड में सिंगल पॉइंट अज्यूम करने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। जहां जहां आपका सीडीएफ फंक्शन कंटीन्यूअस है, जहां पे स्टेप चेंजेस नहीं है, उनमें से कोई अगर आप पॉइंट लोगे तो उस सिंगल पॉइंट को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ है सीडीएफ कर्व में, उस पॉइंट को अज्यूम करने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, बताया था। अगर सीडीएफ कर्व में किसी पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ है तो उस पॉइंट को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी, एंड दैट प्रोबेबिलिटी विल बी नथिंग बट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्टेप चेंज
एट दैट पॉइंट। तो देखो x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर 1 पे स्टेप चेंज हुआ है तब तो इसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। अगर 1 पे स्टेप चेंज नहीं हुआ और फंक्शन 1 पे कंटीन्यूअस है तो 1 पॉइंट अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0। देखो 1 पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ है और स्टेप चेंज कितने अमाउंट का हुआ है? 0.25 से बढ़ के 0.55। चेंज कितने अमाउंट का हुआ है? 0.30। तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x को अज्यूम करने की। सीधे सीधे जो लॉजिक्स बताए थे वहां से आंसर और डी मार के चले आओ। सिंपल, जो मैंने एनालिसिस बताई थी सारी चीजें, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं, सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बताने का सीडीएफ फंक्शन से मैंने बताया था। या x इज इक्वल टू a की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? fx1 माइनस fx a माइनस, है ना, 1 माइनस या 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना, a माइनस। fx1 की वैल्यू क्या है बता दो? 1 पॉइंट पे स्टेप चेंज दिख रहा है 0.25 से 0.55। मैंने बताया था सीडीएफ फंक्शन में अगर किसी पॉइंट पे स्टेप चेंज हो तो उस पॉइंट पे भी वैल्यू डिफाइंड होती है, और वो वैल्यू क्या होती है? स्टेप चेंज होने के बाद वो जिस पॉइंट पे पहुंच जाता है वही वैल्यू होती है। तो fx की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 क्या है? 1 पॉइंट पे स्टेप चेंज हुआ और स्टेप चेंज होने के बाद वो कहां पहुंच गया? 0.55। तो x इक्वल टू 1 पे fx फंक्शन की वैल्यू भी 0.55 है। या ऐसे भी आप कह सकते हैं क्या कि राइट हैंड साइड से सीडीएफ फंक्शन चाहे वो किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए हो, वेदर इट इज फॉर डिस्क्रीट, वेदर इट इज फॉर कंटीन्यूअस, वेदर इट इज फॉर मिक्स्ड, राइट हैंड साइड से वो हमेशा कंटीन्यूअस होता है। तो किसी पॉइंट 1 पे अगर वैल्यू बतानी है तो 1 पे वही वैल्यू होगी जो 1 प्लस पे वैल्यू होगी। तो 1 प्लस पे वैल्यू क्या है बेटा? देखो 0.55। यहाँ पे 1 पे तो अगर तुम्हें दिख रहा है कि स्टेप चेंज हो रहा है, यार मैं वैल्यू नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन अगर आप सीडीएफ करो ड्रा करना सीखे हैं इनिशियल लेक्चर में तो आपको पता है कि स्टेप चेंज हो के जहां पहुंच जाता है वही उस पॉइंट पे भी वैल्यू होती है। ये लॉजिक उस समय समझाया था। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया तो आपको ये पता है कि राइट हैंड साइड से कंटीन्यूअस होता है सीडीएफ फंक्शन, तो 1 पे वही वैल्यू होगी जो 1 प्लस पे होगी, तभी ये 1 पॉइंट पे भी कंटीन्यूअस है। हर पॉइंट पे राइट हैंड साइड से कंटीन्यूअस होता है सीडीएफ फंक्शन एट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो 1 पे वही वैल्यू होगी जो 1 प्लस पे होगी, तभी ये राइट हैंड साइड से 1 पे भी कंटीन्यूअस हो पाएगा। तो 1 प्लस पे देखो वैल्यू क्या होगी? अब जब यहां पहुंच गए 1 पे ट्रांजिशन करके 1 प्लस पे तो वैल्यू कितनी दिख रही है? 0.55। तो 1 प्लस पे जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.55 है। 0.55 से एकदम स्लाइटली ज्यादा होगा तो 1 प्लस पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.55 है। 0.55 प्लस एप्सिलॉन कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू 0.55। तो 1 पे वैल्यू भी क्या होगी? 0.55। तो ये राइट हैंड साइड से कंटीन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू राइट 1 प्लस पे 1 प्लस एप्सिलॉन पे जो है वही 1 पे होगी, राइट हैंड साइड से कंटीन्यूअस है। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट मस्ट बी सेम फॉर द फंक्शन टू बी कंटीन्यूअस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो fx1 की वैल्यू fx1 प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू वेयर एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 विल बी सेम। तो 1 प्लस एप्सिलॉन पे वैल्यू क्या है? अप्रोक्सीमेटली 0.55 ही है, ठीक है। तो वही fx1 की वैल्यू हो जाएगी। और ये मैंने लॉजिक आपको बताया भी था, स्टेप चेंज जहां पे होता है सीडीएफ फंक्शन में वहां पे ऐसा नहीं होता कि उस पॉइंट पे वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, जबकि जब यूनिट स्टेप फंक्शन लेते हैं 0 पे स्टेप चेंज होता है तो वहां पे 0 पे वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, 0 प्लस पे डिफाइन कर पाते हैं, 0 माइनस से, फिर 0 पे एवरेज वैल्यू लेते हैं। लेकिन सीडीएफ फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता, जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज हो रहा होता है उस पॉइंट पे भी वैल्यू डिफाइन कर पाते हैं, उसके प्लस पॉइंट पे तो डिफाइन कर ही पा रहे हैं, उसके माइनस पॉइंट पे भी डिफाइन कर ही पा रहे हैं, और जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज होता है उस पॉइंट पे भी वो राइट हैंड साइड से कंटीन्यूअस होता है, लेफ्ट हैंड साइड से कंटीन्यूअस नहीं होता। तो ये चीज आपको समझा रखा है। 1 माइनस पे वैल्यू बताओ। 1 माइनस, ये 1 पॉइंट पे तो ट्रांजिशन दिख रहा है, 1 माइनस जस्ट पहले क्या वैल्यू दिख रही है? 0.25 दिख रही है कि नहीं? 1 पॉइंट के जस्ट एकदम बगल में लेफ्ट में देखो, तो ये स्टेप चेंज के जस्ट पहले ये देखो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.25 है। 0.25 दैट इज नथिंग बट 0.30 आ गया कि नहीं? यहां से भी वही आंसर आ गया। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको अगर डायरेक्टली यूज करना आता है, जो मैं छोटी छोटी सारी एनालिसिस आपको बार बार बताता था, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते। 10 सेकंड का एग्जाम में क्वेश्चन था, मैं उसी चीज को बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूं कि कैसे हम करते थे, उसका मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, एकदम क्लैरिटी के साथ एग्जैक्ट सेंस में, है ना। तो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होता है, मतलब 1 और 1 प्लस पे जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, है ना। और स्टेप चेंज जहां पे हुआ है अगर सीडीएफ फंक्शन में, तो उस पॉइंट को एज्यूम करने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, जिस भी पॉइंट पे अगर स्टेप चेंज हुआ, और जितने अमाउंट का स्टेप चेंज हुआ वही उस पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 1 पे स्टेप चेंज हुआ है, जितने अमाउंट का चेंज है 0.3 वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बताया था। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये सॉल्व हो गया।
एंड इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। तो छोटी छोटी एनालिसिस आप करोगे ना, फार्मूलों में घुसोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें यहीं से दिखती हैं, लेकिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको पता होना चाहिए। हर छोटे टूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं, एन आउटपुट ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज अ रैंडम वेरिएबल वी। हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम से आउटपुट ले रहे हैं, भाई इनपुट कुछ प्रोसेस किया होगा, ट्रांसमिट किया होगा, फिर प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिल रहा है कुछ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल वी, रैंडम वेरिएबल कैपिटल वी, with the probability density function as shown in the figure। ये probability density function किसका है, इसका किसका है, रैंडम वेरिएबल v का। और उसको कैसे लिखा है, हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, probability density function for random variable v and it will be function of an independent variable। ज्यादातर हम केसेस में उसको क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्मॉल x, वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इन्होंने क्या ले लिया, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्मॉल v, और उसी को हमने यहाँ fv लिखते हैं, उसी को इन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन p नाम दे दिया, p ऑफ v। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कंटीन्यूअस वेरिएबल v, और उसका प्लॉट आपको दे दिया गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fvv। fvv इज सेम एज pv, है ना, वही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इस रैंडम वेरिएबल v की मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखो k की वैल्यू यहां से हमें निकालनी पड़ेगी। आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है उसका टोटल एरिया अंडर कर्व, उसका टोटल एरिया अंडर कर्व, यहां ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल v का फंक्शन है तो एरिया v के रिस्पेक्ट में निकालोगे, dv करोगे, है ना, यही x होता तो px dx करते, ठीक है ना, fxx dx करते। तो टोटल एरिया अंडर कर्व हमेशा 1 होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कितना एरिया है पीडीएफ कर्व का, जो यही ट्राइंगल का एरिया है, क्योंकि बाकी जगह तो पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 0 है इस ट्राइंगल को छोड़ के, तो बाकी जगह एरिया कवरेज तो 0 है। 0 से 4 के बीच में ही जो एरिया कवरेज है वही एरिया कवरेज, टोटल एरिया कवरेज है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इस पीडीएफ कर्व का टोटल एरिया कितना है, जितना इस ट्राइंगल का है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कि ये ट्राइंगल है जिसका कुछ एरिया है, बाकी चीजें तो 0 है तो उनका एरिया कंट्रीब्यूशन 0 है। तो टोटल एरिया अंडर पीडीएफ कर्व इज नथिंग बट इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखोगे, 1/2, हाइट इज नथिंग बट k एंड दिस विड्थ 4 इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बताओ, 1/2 आ गई कि नहीं, k इज इक्वल टू 1/2। ये डायरेक्टली आप कर सकते थे, ठीक है ना, 1/2 आ गई। यहां से 2k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1/2। ऐसे भी देख लो, 1/2 इंटू 4, 1/4 इंटू 4 क्या आ गया, 1 आना चाहिए टोटल एरिया अंडर कर्व। अब हमें क्या बताना, मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। इस क्वेश्चन में मैं कुछ और इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन का मतलब रैंडम वेरिएबल के केस में हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। किसका, स्क्वायर वैल्यू का मीन निकालना है। तो स्क्वायर वैल्यू का मीन निकालने का क्या मतलब, स्क्वायर वैल्यू का एवरेज निकालना है, मतलब v स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। मीन का यहां मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, स्क्वायर वैल्यू की। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज का स्क्वायर करें और उनका मीन निकाल लें। तो यहां मीन निकालने का क्या मतलब होता है, वेटेड एवरेज निकाल लें। और वेटेड एवरेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका निकालना है, जितने सैंपल वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल v के, उन सैंपल्स का स्क्वायर करना है, स्क्वायर वैल्यू करना है, स्क्वायर वैल्यू करके उनका एवरेज निकाल लेना, एवरेज को ही मीन कहते हैं। और एवरेज निकालना रैंडम वेरिएबल के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना होता है। तो ये क्या पूछा गया है, मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहता तो क्या कहते, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v स्क्वायर निकालते और उसका क्या निकाल लेते, अंडर रूट निकाल लेते। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो क्या है, स्क्वायर वैल्यू है जो सैंपल वैल्यूज का स्क्वायर करो, उनका मीन निकालो, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो या एवरेज निकाल लो, और उसका अंडर रूट कर दो तो रूट मीन स्क्वायर आ जाता। तो हर वर्ड का मतलब समझो, मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या, किसको निकालना चाह रहे हो, उसका सिग्निफिकेंस समझो। कई बार लैंग्वेज में आप फंस जाते हो कि ये वेरिएंस निकालने को कह रहा है, क्या निकालने को कह रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या मीन स्क्वायर वैल्यू ये है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है इसी का अंडर रूट। तो ये क्या होगा, कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, v जब स्मॉल वैल्यू ले रहा है तो v स्क्वायर क्या ले लेगा, स्मॉल v स्क्वायर की वैल्यू विद प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी
दिस, यही तो होगा जब रैंडम वेरिएबल v स्मॉल वैल्यू लेगा विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू लेता था कितनी प्रोबेबिलिटी से, fxx इंटू dx। fxx प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता था, उसमें dx मल्टीप्लाई कर लो तो वो क्या हो जाता था, प्रोबेबिलिटी हो जाता था, है ना। तो रैंडम वेरिएबल v स्मॉल v वैल्यू ले रहा है विद प्रोबेबिलिटी दिस, तो रैंडम वेरिएबल v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर वैल्यू लेगा विद द सेम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यही तो हुआ, क्योंकि जैसे रैंडम वेरिएबल v वैल्यू लेगा वैसे ही v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर वैल्यू लेगा, और अगर v की v लेने की प्रोबेबिलिटी ये है तो v स्क्वायर की v स्क्वायर लेने की प्रोबेबिलिटी ही तो यही होगी, क्योंकि ये v स्क्वायर तभी लेगा जब v वैल्यू लेगा, तो v के v वैल्यू लेने की वही प्रोबेबिलिटी है जो v स्क्वायर के v स्क्वायर वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी है, ये आ गई। और हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो सैंपल वैल्यू उसने लिया उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करो, और जितने सारे सैंपल हैं उन सभी पे उनकी सैंपल वैल्यू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन, उन सभी को ऐड कर दो तो क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज आ जाता है इसका, या एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाता है इसका। ठीक है ना, तो वेटेड एवरेज आ जाता है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जितने ऐसे सैंपल हैं उन सभी पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करें। समेशन यहाँ इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस नेचर है, तो अब देखो इस कैसे आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी v स्क्वायर, ये है क्या, ध्यान से देखो तो, अगर इस ये क्या है, pv इज इक्वल टू नथिंग बट, ये क्या है, ये लाइन है जिसका स्लोप कितना है, दिस इज 1/2 डिवाइडेड बाई 4, ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं, ये y एक्सिस है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, m इतना है और x क्या है, x एक्सिस v से रिप्रेजेंटेड है 1/8v। ये लाइन लेकिन एग्जिस्ट कहां से कहां कर रही है, ओनली फॉर बिटवीन 0 to 4, लेस देन 0 के लिए लाइन नहीं है, लेस देन 0 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 0, ग्रेटर देन 4 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0, बिटवीन 0 एंड 4 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 1/8v है कि नहीं, तो हम यहां यूज कर लेते हैं, ये यही तो लिखा है dv, तो ये क्या आ गया, बिटवीन 0 to 4 v स्क्वायर इंटू FVV की वैल्यू कितनी है बिटवीन 0 to 4, दैट इज नथिंग बट 1/8 इंटू v है dv। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की केवल वैल्यू लिखी, FVV की वैल्यू कितनी है बिटवीन 0 एंड 4, 1/8v, तो 1/8v इंटू dv कर दिया, और लेस देन 0 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 और उसका इंटीग्रेशन भी 0, ग्रेटर देन 4 के लिए भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 और उसका इंटीग्रेशन भी 0, तो नॉन जीरो इंटीग्रेशन केवल यहीं आएगा, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 0 to 4 1/8 बाहर, v क्यूब आ गया, v क्यूब v टू द पावर 4 अपान क्या 4, v क्यूब का इंटीग्रेशन 0 to 4, 4 को बाहर रखो तो ये 1/32 आ गया, 4 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो ये आ गया बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, यही मीन स्क्वायर वैल्यू है, इज नथिंग बट 1/32 इंटू 4 चौके 16 चौके 64, आपका क्या आ गया 16 गुणे 16 कह सकते हैं, 16 दूना 32 2 8 16, ये कितना आ गया आंसर 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मीन स्क्वायर वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर यही पूछता रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो क्या हो जाता है, ये अंडर रूट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, ये हो जाता है। स्क्वायर वैल्यू करो फिर उनका मीन निकालो फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है ना। तो स्क्वायर वैल्यू है ना, तो मीन, समझ गए, इतनी बात समझ गए ध्यान से। अब देखो एक चीज मैं यहां और बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड, इसको मैं रब कर देता हूं, ये आपने कर लिया है, मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसमें जब रैंडम प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां ये सब चीजें और आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी, है ना, बहुत अच्छे से आएंगी। ये वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये बहुत सारी पावर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये सब सारी चीजें। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो ये V वोल्टेज होता, लेट्स से इट इज अ वोल्टेज, लेट्स से इट इज वोल्टेज, तो अगर मान लो VT का ग्राफ आपको गिवन होता, VT अगर आपको पता होता, लेट्स से अगर टाइम डोमेन में चले जाते हैं, टाइम डोमेन में थोड़ा सा एनालिसिस, VT अगर आपको पता होता वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये पता है कि इट इज अ पावर, अगर आपको क्या निकालनी, पावर निकालनी है,
वीटी इज अ पीरियोडिक वेव फॉर्म, लेट्स से कह सकते हैं, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में आपको पावर निकालनी होती थी तो क्या करते थे, वी स्क्वायर टी करते थे, मतलब वोल्टेज की हर टाइम इंस्टेंट पे जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करते थे, स्क्वायर करके उनको क्या करते थे, ऐड करते थे। अगर ये पीरियोडिक है तो ओवर ए पीरियड टी ऐड करते थे और आपको पावर मिल जाती थी एवरेज पावर। क्या मिल जाती थी, एवरेज पावर मिल जाती थी। अगर आपका ये नॉन पीरियोडिक है तो आप इस तरह से कुछ करते थे, सिग्नल सिस्टम में आपको पढ़ाया मैंने, है ना, लिमिट 1/t और ये इंटीग्रेशन लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, यही करते थे। समेशन कर देते थे -t/2 टू t/2 v स्क्वायर t dt और 1/t उसको t से डिवाइड कर देते थे। -t/2 टू t/2 में टोटल वोल्टेज का समेशन, फिर उसको एवरेज आउट कर देते थे तो आपको क्या मिल जाता था, पावर मिल जाता था। यही तरीका होता था कि नहीं पावर निकालने का। किसी भी ए पीरियोडिक वेव फॉर्म के केस में अगर वो पावर सिग्नल है तो यही पावर निकालने का तरीका होता था। अगर आपका ये पीरियोडिक वेव फॉर्म होता था तो लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी करने की जरूरत नहीं होती थी। ओवर ए पीरियड t v स्क्वायर t dt करो और उसको t टाइम पीरियड t से डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल आता था, एवरेज पावर निकल आता था। तो आप करते क्या थे, जितने -t/2 टू t/2 में जितने आपके वोल्टेजेज हैं अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे, -t/2 टू t/2 में बहुत सारे वोल्टेजेज हैं क्योंकि बहुत सारे टाइम इंस्टेंट हैं, आप क्या करते थे, उन सभी वोल्टेजेज का स्क्वायर करते थे। स्क्वायर करके उनको क्या कर दे रहे हो, -t/2 टू t/2 क्या कर दे रहे हो, ऐड कर दे रहे हो। और एडिशन यहां इंटीग्रेशन बन जा रहा है, क्योंकि यहां पे कॉन्टिन्यूअस सैंपल्स हैं। तो जितने वोल्टेजेज हैं -t/2 टू t/2 में, यानी कि जितने सैंपल्स हैं -t/2 टू t/2 में, सारे सैंपल्स का स्क्वायर कर रहे हो, सारे जो वोल्टेजेज है उनका स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हो और फिर टाइम पीरियड t से डिवाइड कर दे रहे हो। तो क्या मिल जा रहा है, एवरेज वोल्टेज। क्या मिल जा रहा है, एवरेज। क्या मिल जा रहा है आपको, एवरेज पावर मिल जा रही। तो पावर आप कहां से निकाल रहे हो, अगर ध्यान से सुनो तो पावर आप कैसे निकाल रहे हो कि स्क्वायर करके जो वेवफॉर्म है उसका स्क्वायर करके उसको ऐड करके उसका एवरेज ले रहे हो। आप कैसे ले रहे हो, ध्यान से सुनो इस चीज को, अभी मैं इसको रिलेट करने वाला हूं इससे, है ना, कैसे, और ये चीज आगे भी काम आने वाली। कैसे आप कर रहे हो, आप सारे सैंपल वैल्यूज का स्क्वायर किए, फिर उनको ऐड कर दिए, जितने -t/2 टू t/2 में थे सबको ऐड कर दिए सारे वोल्टेजेस को, फिर टोटल टाइम t से डिवाइड कर दिए। तो आपने उनका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया स्क्वायर का। आपने क्या किया, स्क्वायर करके पहले ऐड किया जितने सैंपल थे -t/2 t/2 में, फिर टोटल ड्यूरेशन से डिवाइड करके उनका क्या कर लिया, एवरेज ले लिया। तो इससे आपको मिला क्या, एवरेज पावर मिल गया। और इसी को आप क्या कह रहे हो, आप इसको मीन स्क्वायर वैल्यू भी कह सकते हो, मीन स्क्वायर वैल्यू भी कह सकते हो। ये मीन स्क्वायर वैल्यू है कि नहीं। आपने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर सारे सैंपल्स का, सारे वोल्टेजेस का, उनको समेशन किया, फिर उनका एवरेज ले लिया कि जितने सैंपल थे टोटल टाइम पीरियड टी में, टोटल टाइम टी में, उन सारे सैंपल के स्क्वायर का समेशन, फिर टाइम टोटल टाइम टी से डिवाइड कर दो तो आपने एवरेज ले लिया। तो इसको मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। और ये एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। और जब आप इसी का स्क्वायर रूट ले लेते हो, स्क्वायर रूट ऑफ पावर आप क्या कहते हो, इसी को आरएमएस वैल्यू कहते हो कि नहीं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्योंकि पावर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर आप एक तरह से कहते हो, निकालते हो कि नहीं। जैसे a sin ओमेगा नॉट t है, इसका आरएमएस वैल्यू कितनी है, a/√2, और इसका पावर कंटेंट कितना है, a²/2। तो जो एवरेज पावर कंटेंट इसका a²/2 है, उसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो मुझे क्या मिलती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। a²/2 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो a/√2 मिलेगा कि नहीं। तो यहां भी सेम चीज है, जब भी किसी रैंडम वेरिएबल की आप एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो, ध्यान से सोचो इसको, कर क्या रहे हो आप, इसके जितने सैंपल्स हैं, यहां तो आपने ड्यूरेशन -t/2 टू t/2 में जो सैंपल्स हैं उनका स्क्वायर किया, यहां पे जितने सारे सैंपल्स हैं एक्स के, रैंडम वेरिएबल एक्स के, उन सारे सैंपल का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और फिर उन सारे सैंपल का जो स्क्वायर आपने कर दिया, फिर उनका मीन निकालना है। लेकिन यहां कौन सा मीन निकालोगे, वेटेड एवरेज, क्योंकि यहां हर सैंपल
के साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है, क्योंकि हर सैंपल एज्यूम करने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल मीन नहीं लेंगे, डायरेक्टली टी टाइम पीरियड से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेटेड एवरेज लेंगे, नॉर्मल एवरेज नहीं लेंगे, वेटेड मीन लेंगे, या उसी को मीन कह देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे सैंपल का स्क्वायर किया, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का क्या मतलब, उन सब का वेटेड एवरेज निकाल लिया या मीन निकाल लिया, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू। यहां पे भी आपने क्या किया, एवरेज ही निकाला स्क्वायर वैल्यू का, जैसे यहां कर रहे थे। तो यही आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक तरह से ये आपके किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल पावर को। यही अगर xt हो जाता रैंडम प्रोसेस, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर t इज नथिंग बट द टोटल पावर कंटेंट ऑफ द रैंडम प्रोसेस xt हो जाता, टोटल पावर कंटेंट को। अब ध्यान से देखो, और इसी का अंडर रूट आपको क्या बता देगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल xt, आरएमएस वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल xt, क्योंकि ये पावर आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर पावर होता है, तो पावर का अंडर रूट क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू हो गई, है ना। तो मीन स्क्वायर वैल्यू रिप्रेजेंट्स द पावर कंटेंट, एक तरह से टोटल पावर कंटेंट, और उसका स्क्वायर रूट ओवरऑल आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब वेरिएंस पे आ जाते हैं, वेरिएंस क्या रिप्रेजेंट करता है ना। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस यही था कि आपको आए क्वेश्चन तो यू कैन बी एबल टू रिलेट इट, है ना। तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बहुत सारी आपको। अब आप एक वेरिएंस ऑफ एक्स निकालते हो, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, ध्यान से देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो सैंपल वैल्यूज ले रहा है उनका वेटेड एवरेज, है ना, उनका वेटेड एवरेज। जबकि जब आप किसी वेव फॉर्म की डीसी वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते हो, जैसे अगर ये वेव फॉर्म है, मान लो पीरियोडिक अगर होता तो -t/2 to t/2 अपॉन t। अगर आपको एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू किसी वेव फॉर्म की निकालनी तो आप कैसे निकालते थे, उसके सारे सैंपल्स लो -t/2 to t/2 में, उन सारे सैंपल्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड t कर दो, तो ये क्या आ जाता था, डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। ये डीसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू x में भी आप क्या कर रहे हो, x के जितने सारे सैंपल्स हैं उन सारे सैंपल्स को आपने लिया, लेकिन यहां कैसा एवरेज निकाला, वेटेड एवरेज, बिकॉज विद एवरी सैंपल वैल्यू देयर इज प्रोबेबिलिटी अटैच्ड। तो ये भी क्या हो गया, डीसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, डीसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डीसी वैल्यू। और डीसी वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, जैसे आपको अगर मैं लिखूं 1 + sin ω0t, a sin ω0t, तो आपका ये ओवरऑल वेव फॉर्म है, ध्यान से सुनना, इसको रिलेट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। वेरिएंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रिप्रेजेंट मीन called as mean square value and it represents the total power content। अब देखो इस ft वेव फॉर्म का टोटल पावर कंटेंट क्या आएगा, सिंपली 1 का स्क्वायर प्लस a²/2 आएगा, यही आएगा। अब मैं कहूं AC ये वाला पार्ट है, ये DC है, AC प्लस DC ये है, ऑन द DC वैल्यू देयर इज AC imposed and that represent the total waveform ft। It is having AC power, it is having DC power and there is total power। अब देखो AC पावर की अगर मैं बात करूं, a²/2 is nothing but P minus the DC पावर, और DC पावर होती क्या है, DC पावर इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू। अगर इस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो यही 1 आएगा। इस वेव फॉर्म की अगर ft वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 1, क्योंकि a sin ω0t का एवरेज ओवर a1 पीरियड t क्या होता है, 0 होता है। तो इस ft का वेव फॉर्म का एवरेज क्या आएगा, 1, जो डीसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ft ये वाला। तो वही तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीसी वैल्यू, और डीसी वैल्यू का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, डीसी पावर, ठीक है। अब देखो टोटल पावर क्या होता है, डीसी पावर प्लस एसी पावर, और टोटल पावर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आप ऐसे निकाले होगे, ft का स्क्वायर dt इस एवरेज से निकाले होगे, है ना।
जो इसके स्क्वायर वैल्यूज हैं उनका एवरेज, मीन स्क्वायर वैल्यू, ये पावर को रिप्रेजेंट किया। यही क्या है, इसके सैंपल्स जो -t/2 में उसके स्क्वायर करो, उनको ऐड करो और उनका एवरेज ले लो, ये मीन स्क्वायर वैल्यू या यही टोटल पावर होती है। तो टोटल पावर क्या है, डीसी पावर, डीसी वैल्यू का स्क्वायर दैट इज डीसी पावर प्लस एसी पावर। तो अब देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पावर को, टोटल पावर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीसी पावर को। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल पावर में से डीसी पावर घटा दो, डीसी वैल्यू का स्क्वायर इज डीसी पावर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसी पावर। तो अब कभी आपसे पूछा जाए ओवरऑल आरएमएस वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल वी, तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है और उसका अंडर रूट कर देना है। अगर पूछा जाए इस रैंडम वेरिएबल की एसी आरएमएस वैल्यू क्या है, तो उसका वेरिएंस निकालना है। अगर एसी पावर आपको पता चल गया और अंडर रूट एसी पावर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसी आरएमएस वैल्यू, मतलब जो एसी पार्ट है इस रैंडम वेरिएबल में उसकी आरएमएस वैल्यू आप बता रहे हो। जैसे इस सिग्नल में जो एसी पार्ट है उसकी आरएमएस वैल्यू मुझे बतानी हो तो एसी पावर a² 2 का अंडर रूट कर दूं a/√2, इस एसी पार्ट का आरएमएस वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, एसी आरएमएस वैल्यू। तो वेरिएंस का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट आपको कहूं मैं वेरिएंस ऑफ एक्स, ये क्या देगा, एसी आरएमएस वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या देगा, ओवरऑल आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, ओवरऑल आरएमएस वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर एसी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछे तो वेरिएंस का अंडर रूट करना है, और डीसी वैल्यू तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता ही है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन मुझे यहां से बताना था कि रूट मीन स्क्वायर और इन सब का मतलब आपको समझ में आता कि नहीं, मैंने रिलेट करके यहां दिखा दिया कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें क्या निकाल रहे हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका एवरेज निकाल रहे हो, ये सब लॉजिक आपको पता होंगे तभी रिलेट कर पाओगे, नहीं तो रट्टा मारोगे कि ये रिप्रेजेंट करता है, ये होता है, कैसे होता है, कैसे आ रहा है, उसको नॉर्मल जो चीजें पढ़े हो उससे रिलेट करो, उसको एक्सट्रापोलेट करो, उसको इंटर रिलेट करो, सारी चीजें एक जैसी हैं। रैंडम वेरिएबल में कुछ नया चीज नहीं आ गया, बस वहां एवरेज की जगह वेटेड एवरेज आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के टर्म में मेजरमेंट है। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा उसका वेट ज्यादा लेंगे, उसको ज्यादा बार ऐड करेंगे, जिसका कम प्रोबेबिलिटी उसको कम बार ऐड करेंगे, नथिंग एल्स। सारी चीजें बाकी जैसे जनरल होती है वही होता है ना। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ओवरऑल आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसी को कहते हैं ओवरऑल। एसी आरएमएस वैल्यू पूछे जाए तो वेरिएंस का अंडर रूट करना है, वेरिएंस एक्स रिप्रेजेंट करता है एसी पावर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है टोटल पावर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है क्या, डीसी पावर। अब बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कभी आपका निगेटिव हो सकता है। टोटल पावर कंटेंट ऑफ अ सिग्नल और अ रैंडम वेरिएबल could be 0 or could be positive, तो expected value of x square could never be negative, कभी हो ही नहीं सकता। और आप जनरल भी सोच सकते हो expected value of x square आप कैसे निकालते हो, आप कैसे निकालते हो, मेन इंपॉर्टेंट है बेटा चीजें सीखना, गेट के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आप कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब इसमें देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो प्रूवन चीज है, वो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में ही कोई वैल्यू लेगा, लेस देन 0 तो नहीं ले सकता, ये पॉजिटिव चीज हो गई। एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि स्मॉल एक्स रियल नंबर है, उसका स्क्वायर चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। जब एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स बार बार उसी को क्या करना, ऐड करना है, तो ये एडिशन हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं। आपको क्या करना है, हर सैंपल का स्क्वायर उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई या प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लीकेशन, तो ये प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी भी किसी चीज की 0 से 1 के बीच में होगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉजिटिव चीज एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जितने सारे सैंपल हैं सबके करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीज को कितनी बार भी ऐड कर दो एडिशन पॉजिटिव आएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव थिंग, और टोटल पावर किसी चीज की क्या हो सकती है, पॉजिटिव, मतलब 0 हो सकता है मिनिमम या 0 से ज्यादा, निगेटिव तो नहीं हो सकता है ना। तो यहां से भी ये चीज पता चल रही। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एवरेज वैल्यू कुड बी निगेटिव कुड बी पॉजिटिव, क्योंकि जब यहाँ एक्स आ जाएगा
तो देखो ये तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन x निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होगा कभी कभी निगेटिव, तो समेशन कुड बी निगेटिव कुड बी पॉजिटिव। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो फिर अब 2 क्वेश्चन और लेने वाला हूं गेट के ही। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी थी, मैंने आपको यहां दे दी। 2 क्वेश्चन और गेट के लेता हूं, वो भी सॉल्व करता हूं, उसको भी आप एंजॉय करोगे। एक सीडीएफ का आया हुआ क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, वो मैं लेने जा रहा हूं और उसको अभी सॉल्व करूंगा। ठीक है, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो एक और क्वेश्चन लिया है गेट 2013 में आया हुआ, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है सीडीएफ फंक्शन का। आप सीडीएफ फंक्शन को जितना मैंने समझाया, अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। इफ यू आर नॉट if you have not correlated the things which I have taught, then you will not able to find it very easy question, है ना। तो आपको लगेगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको जो बेसिक्स हैं उस पर आप स्टिक रहोगे, बहुत क्लैरिटी रहेगी, तो ये सब क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे बहुत इजीली। कॉम्प्लेक्स तरीके से कुछ हिट एंड ट्रायल करते हुए आप हो सकता है आंसर पे पहुंच जाओ 10 मिनट 15 मिनट एग्जाम में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस जाओगे। अभी घर पे हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल इधर उधर करते आधे घंटे में पहुंच जाओ, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी, तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आएंगे तो आप इजीली नहीं सॉल्व कर पाओगे। जबकि मुझे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैं बहुत इजीली टैकल कर सकता हूँ, क्योंकि क्लैरिटी मेरे पास उतनी है कि कैसे सोचना चाहिए, तो मुझे ईजी रहेगा सोचना है। तो इसीलिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए ताकि चीज़ें ईजिली सॉल्व हो एग्जाम में, क्योंकि वहाँ जो 3 घंटे का प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो टाइम लिमिट जो होती है, इसीलिए वहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं की जा सकती। आपको लगेगा कि आप टाइम लूज कर रहे हो, है ना। तो चीज़ों को सिंपल बनाने की कोशिश करिए, इसीलिए बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, 2013 गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, ऑब्वियसली इसी ब्रांच में। इसको सॉल्व करते हैं, मैं अभी सॉल्व करता हूँ, इसमें 1-2 इंफॉर्मेशन भी मुझे देनी, वो भी दे दूंगा, ठीक है ना। पढ़ते हैं, आप पॉज करके नोट डाउन करिए, खुद सॉल्व करिए और मैं फिर सॉल्व करता हूं। कंसीडर टू आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट डज इट मीन, दिस वर्ड मीन भी मैं समझाता हूं। कंसीडर टू आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जीरो मीन रैंडम वेरिएबल u and v, let the cumulative distribution function of u and 2v be the fx and gx respectively, then for all the values of x, ये fx gx को कंपेयर किया है कि fx माइनस gx लेस देन 0 है, मतलब fx gx से कम है। fx माइनस gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, fx gx से ज्यादा है, नहीं, fx माइनस gx इंटू x लेस देन आर इक्वल टू 0 है, fx माइनस gx इंटू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, है ना। इसमें गेट में इस तरह, इसीलिए गेट के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। अगर उसको आप एनालिसिस कर रहे हो और क्रिस्टल क्लैरिटी पे जा रहे हो, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन और मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। लेकिन आप क्या करते हो, केवल क्वेश्चन की तरह लेते हो, सॉल्व कर दिया, बस हो गया, एनालाइज नहीं करते हो, वही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, मतलब दोनों के जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सेम है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब दोनों के सीडीएफ और पीडीएफ क्या है, सेम है। जब भी आपसे वर्ड किया जाए 2 रैंडम वेरिएबल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लो u और v यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल होते तो दोनों के पीडीएफ एक जैसे होते। जैसे लेट्स से -1 से 1 अगर होता u का पीडीएफ, ऑब्वियसली ये 1/2 होगा, तो दूसरे v का भी पीडीएफ कैसा होता, -1 से 1 1/2 एकदम। और फिर इस पीडीएफ से सीडीएफ निकालोगे तो दोनों के सीडीएफ भी एक जैसे होंगे। दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब दोनों के पीडीएफ एंड सीडीएफ आर सेम। कैसे हैं, दोनों के पीडीएफ और सीडीएफ कैसे हैं, सेम है। जैसे मैंने ये पीडीएफ बना दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग सीडीएफ दोनों का प्लॉट करोगे एक ही जैसा मिलेगा। और सीडीएफ प्लॉट करना सिखाया था यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल से सीखना चीजें थोड़ी सी सिंपल है ना। ये यहाँ पे, ये यहां से ऐसे खींचना सही नहीं है, ये इसी के बीच में होता है और ये यहां आएगा, ये इस वैल्यू पे ये 1 चला जाता है ना। इसका भी सीडीएफ कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है। ये ध्यान रखना, पिछली क्लास में शायद मैंने जल्दबाजी में यहां से खींच दिया था, वो आप देख लेना, करेक्ट कर लेना, है ना, क्योंकि ये
इसका स्लोप है 1/2, तो वैल्यू 0 पे 1/2 हो जाएगी और 1 पे 1 हो जाएगी, है ना, तभी तो ये आगे 1 है, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो दोनों का पीडीएफ और सीडीएफ सेम आएगा। वो यही कह रहा है, कंसिडर टू आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब u एंड, ये ध्यान रखना, u और v का, u एंड v आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड random variables means they are having same PDF and CDF। और यहां में CDF की बात हो रही तो हम CDF पे कंसंट्रेट करेंगे। तो अगर मैं कहूं रैंडम वेरिएबल u का कैपिटल रैंडम वेरिएबल u का CDF अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करूं, f ऑफ ux, इन्होंने fx लिया वो बाद में देखेंगे, हम कैसे CDF को लिखते हैं, इट इज फॉर विच रैंडम वेरिएबल u एंड इट इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंटीन्यूअस वेरिएबल x। किसी x कंटीन्यूअस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। तो इट इज फॉर एंड इट इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन, ये रैंडम वेरिएबल के लिए, लेकिन ये अपने आप में एक वेल डिफाइंड फंक्शन होता है, बताया है, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है u रैंडम वेरिएबल का एंड इट इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंटीन्यूअस वेरिएबल। ये x स्मॉल x रैंडम वेरिएबल नहीं है, स्मॉल x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये फंक्शन है। और v रैंडम वेरिएबल का CDF, v रैंडम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CDF इज फॉर रैंडम वेरिएबल v एंड इट इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो दोनों का u v का जो ये है सेम है, दोनों का u v का क्या है, सेम है। अब ध्यान से देखो उन्होंने क्या कहा, u का जो आपका u का, ध्यान से देखो u का जो CDF है वो fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पे एक ले लिया 2v का जो CDF है उसको gx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v की जगह 2v ले लिया। तो अब बताओ हमने क्या लिखा है, ये u का CDF है और ये v का CDF है, दोनों चीजें सेम हैं, और इन दोनों को किससे रिप्रेजेंट कर दें, fx से, क्योंकि ये कहा है u का CDF fx है, तो v का भी CDF क्या होगा, fx ही होगा। fvx और fux सेम है, fx मान लिया, क्योंकि इन्होंने fx लिया था तो fx मान लेते हैं। अब gx क्या है, gx है CDF ऑफ नथिंग बट 2v का CDF है, मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, f ऑफ 2vx लिख सकता हूं कि नहीं। ये रैंडम वेरिएबल 2v का क्या है, CDF है एंड इट इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। 2v का ये CDF है, उसी को gx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर इतनी बात, ये तो नोटेशन आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखते हैं, मैं लिखता हूं fx को, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहां कंपेयर ही करना है, fx gx से ज्यादा है कि fx gx से कम है, ये सब देखना है। fx आप क्या लिखोगे, ये यही है f ऑफ u, देखो ध्यान से, f ऑफ u x या f ऑफ vx, यही तो है, एंड इट इज नथिंग बट, अगर u रैंडम वेरिएबल का मुझे CDF फंक्शन f ऑफ ux लिखना हो तो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल u टेक्स द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। अगर v रैंडम वेरिएबल का मुझे CDF लिखना हो तो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल v टेक्स द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। तो u is taking the value less than or equal to x या v is taking the value less than or equal to x, both the things are same because both are having the same CDF, है ना। तो fx fux भी fux ये है और fvx ये है, और दोनों चीजें सेम होंगी, क्यों, क्योंकि fux और fvx आर सेम। तो fx मैंने ये लिख दिया। अब हम लिखते हैं gx, आपको अभी समझ में आ जाएगा फंक्शन कितने इंपॉर्टेंट है। ये है f ऑफ रैंडम वेरिएबल 2v, तो ये कैसे लिखते हैं, रैंडम वेरिएबल 2v का CDF लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल 2v टेक्स द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x इज नथिंग बट द फंक्शन gx या CDF फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल 2v। अब देखो मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल v टेक्स द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x बाई 2 लिख सकता हूं, राइट। 2v लेस देन और इक्वल टू x मतलब v इज लेस देन और इक्वल टू x बाई 2। और देखो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, f ऑफ v लेस देन और इक्वल टू x बाई 2,
अगर f ऑफ v लेस देन आर इक्वल टू x है तो ये f ऑफ bx के बराबर है। अगर v इज लेस देन आर इक्वल टू x बाई 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ v x बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ ध्यान से, लिख सकता हूं कि नहीं। जब v इज लेस देन आर इक्वल टू x, इट इज CDF फंक्शन ऑफ v at x is equal to x. If x is less than v is less than or equal to x by 2, then it is representing the value of CDF function for v at x is equal to x by 2. यही तो, जब v less than or equal to x है तो ये बता रहा है CDF फंक्शन v की वैल्यू at x is equal to x. जब v less than or equal to x by 2 है तो ये बताएगा CDF फंक्शन v की वैल्यू at x is equal to x by 2. तो अब gx देखो क्या हो गया, और fvx is fx, तो ये हो गया fx by 2 हो गया कि नहीं, ध्यान से बताओ, fx by 2 हो गया। अगर देखो ध्यान से gx और fx by 2। अब देखो थोड़ा सा इसको और इलेबरेट करते हैं। अब दोनों को कंपेयर कैसे करें कि gx और fx ज्यादा है कि कम है। gx इज नथिंग बट f ऑफ x by 2, है ना। तो अब gx fx से कम है कि ज्यादा है, ये हम कंपेयर करना है। तो हमें एक तरह से किसको कंपेयर करना है, fx को और fx by 2 को कंपेयर करना है, ये तो कंपेयर करना है। इट इज fx एंड इट इज नथिंग बट इज इक्वल टू gx, यही तो कंपेयर करना है। ध्यान से देखो, तो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, आपका जो fx है इट इज नथिंग बट f, वही v के लिए लिख रहे हैं fx है, v के लिए लिखो या u के लिए लिखो, दोनों चीजें fx ही हैं। तो इट इज नथिंग बट f ऑफ x एंड इट रिप्रेजेंट्स नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल v टेक्स द वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू x। और f gx क्या है, g ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू f ऑफ 2vx एंड इट इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट, या यही क्या है, यही है f ऑफ x बाई 2 के बराबर। तो जब fx है प्रोबेबिलिटी v लेस देन आर इक्वल टू x, तो f ऑफ x बाई 2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी v लेस देन आर इक्वल टू x बाई 2। ये चीज हमने निकाल रखी। अब देखो fx और gx को या fx और fx बाई 2 को कंपेयर करते हैं। अब देखो जब x पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, हम अब कंपेयर करते हैं थोड़ा ध्यान से कि fx ज्यादा है कि fx बाई 2। fx और fx बाई 2 दोनों एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कब कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कब कौन सी प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि CDF फंक्शन इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 है, पहला केस मैं लेता हूं, तभी देखो यहां x का मल्टीप्लीकेशन भी आया। अगर x पॉजिटिव है तो ये क्या बता रहा है, fx फंक्शन, fx फंक्शन है कि प्रोबेबिलिटी दैट v इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम -∞ टू x, v जितने सारे सैंपल्स हैं -∞ से x तक, उन सारे सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ fx, है ना, या fvx, यही तो है अगर x ग्रेटर देन 0। अब देखो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x पॉइंट कहीं यहां पे होगा, x पॉइंट कहीं यहां पे होगा, और x बाई 2 पॉइंट क्या होगा, अगर x पॉजिटिव है तो x पॉइंट अगर यहां है तो x बाई 2 पॉइंट कहीं यहां से कम ही होगा ना, अगर ये 1 है तो ये 1 बाई 2 होगा, ये 0.5 है तो ये 0.5 बाई 2 बाई 4 होगा। तो x अगर पॉजिटिव है तो x पॉइंट अगर यहां होगा तो x बाई 2 पॉइंट उसके पीछे होगा। तो ये क्या बता रहा है, फॉर x ग्रेटर देन 0 fx कह रहा है कि उन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी जो -∞ से x तक के हैं, -∞ से लेके x तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करना है, -∞ से x के अंदर पीडीएफ कर्व का एरिया निकाल लेना है। तो -∞ से x में ज्यादा एरिया कवरेज मिलेगा कि नहीं, -∞ से x में ज्यादा सैंपल है, जबकि ये क्या बता रहा है, उन सारे सैंपल की प्रोबेबिलिटी जो -∞ से x बाई 2 है। तो अगर x ग्रेटर देन x बाई 2 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x विल बी ग्रेटर देन x बाई 2, तो आपके -∞ से x में ज्यादा सैंपल्स हैं और -∞ से x बाई 2 में कम सैंपल हैं। तो अगर ज्यादा सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा कम सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी से। तो -∞ से x में ज्यादा सैंपल्स हैं और -∞ से x बाई 2 में कम सैंपल हैं, तो -∞ से x में जितने सारे सैंपल्स हैं वो ज्यादा हैं, तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी -∞ से x बाई 2 वाले सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो क्या हो गया, fx इज ग्रेटर देन gx हो गया कि नहीं, फॉर x ग्रेटर देन 0, या बहुत वर्स्ट केस में क्या होगा, इक्वल होगा।
इक्वल कब होगा? मान लो x/2 और x के बीच में पीडीएफ की वैल्यू 0 है, तो x/2 से x में जो सैंपल्स हैं उन सैंपल्स के अज्यूम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -∞ से x/2 जो एरिया होगा वही एरिया कवरेज होगा -∞ से x तक का। तो -∞ से x वाले सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी और -∞ से x/2 की सेम हो जाएगी, क्योंकि -∞ से x और -∞ से x/2 वाले में डिफरेंस क्या है? -∞ से x वाले में -∞ से x/2 वाले सैंपल तो हैं ही, साथ में x/2 से x वाले सैंपल और आ जा रहे हैं, तो उन सैंपल की जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इस v ≤ x वाले की टोटल प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है, क्योंकि x/2 से x में जो और एडिशनल सैंपल आए उनकी वजह से एडिशनल प्रोबेबिलिटी आ सकती है। लेकिन अगर x/2 से x के बीच में कोई ऐसे सैंपल है ही नहीं जिसको रैंडम वेरिएबल ने अज्यूम किया, तो x/2 से x के बीच के जो सैंपल ऐड हुए उनकी तो टोटल प्रोबेबिलिटी 0 है। तो -∞ से x/2 तक की प्रोबेबिलिटी और -∞ से x की क्या हो जाएगी? बराबर। तो बराबर होगी या तो ज्यादा होगी, तो f(x) विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gx फॉर x ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? दूसरा केस ले लो, x लेस देन 0। प्रोबेबिलिटी का खेल है, एनालाइज करना है और कुछ नहीं करना। x लेस देन 0 के लिए क्या होगा बेटा? x लेस देन 0 के लिए देखो x/2 विल बी ग्रेटर देन x हो जाएगा। क्यों? x लेस देन 0, लेट से x को ले लिया -1/2, तो x/2 क्या होगा? x/2 होगा -1/4 एंड -1/4 विल बी हियर ओनली। -1/2 यहां है, -1/4 यहां आएगा। जैसे आपने x की वैल्यू ले ली -1, तो x/2 -1/2 क्या होगा? राइट में ही होगा। तो अब जैसे आपने x लेस देन 0 लिया, मतलब आप निगेटिव एक्सिस आ गए, तो अगर x यहां लाई करता है तो x/2 कहीं यहां लाई करेगा। तो आप ध्यान से देखना, ये क्या बता रहा है? फॉर x लेस देन 0 के लिए अगर f(x) की वैल्यू और x/2 की वैल्यू को कंपेयर करें तो क्या होगा? ये कह रहा है -∞ से लेके x तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी, तो -∞ से लेके x तक के सैंपल यहां तक के, और ये बता रहा है कि -∞ से लेके x/2 तक के सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी, तो -∞ से लेके x/2 तक के सैंपल, तो -∞ से x/2 में अब ज्यादा सैंपल हैं कंपेयर टू -∞ से x में, तो -∞ से x/2 के सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन -∞ से x तक की प्रोबेबिलिटी। मतलब कौन प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा आ गई? ये वाली ज्यादा आ गई इससे, और इस वजह से आपका क्या हो गया? gx विल बी ग्रेटर देन f(x) हो गया, या f(x/2) इज ग्रेटर देन f(x) हो गया। तो यहां gx ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया? f(x). तो आप अगर ध्यान से देखो, f(x) माइनस gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पहले वाले से, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो या x ग्रेटर देन 0 ले लो, बात सेम ही है ना। 0 किसी एक में इंक्लूड कर दो। f(x) माइनस gx विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 इफ x इज लेस देन 0, है कि नहीं? देखो ये वाला केस कब है? gx इज ग्रेटर देन fx व्हेन x लेस देन 0। इस gx को इधर लेते जाओ तो fx माइनस gx विल बी, क्योंकि fx माइनस gx को यहां हर जगह कंपेयर किया, तो fx माइनस gx विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0। हमेशा नहीं है, तो ये और ये ऑप्शन तो क्या बता रहे हैं? देन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x आपको ये आंसर बताने हैं, तो fx माइनस gx इज लेस देन और इक्वल टू 0 ओनली फॉर x लेस देन 0, तो ये तो फेल हो गया ऑल वैल्यूज के लिए। fx माइनस gx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी फेल हो गया क्योंकि ये ट्रू है ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0। बट अब ध्यान से देखो, fx माइनस gx पॉजिटिव है अगर x पॉजिटिव है, fx माइनस gx निगेटिव है अगर x निगेटिव है, तो अगर मैं fx माइनस gx में टोटल में x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो fx माइनस gx पॉजिटिव होगा जब x पॉजिटिव होगा, तो x इंटू पॉजिटिव नंबर फॉर x greater than 0 this product will be positive because fx minus gx will be positive and x is also positive. When x is less than 0 तो x भी निगेटिव है और fx minus gx भी निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, fx minus gx इंटू x will always be positive, क्योंकि फॉर x greater than 0 fx minus gx पॉजिटिव है, तो fx minus gx इंटू x इस रेंज में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फॉर x लेस देन 0 fx माइनस gx निगेटिव है, तो x लेस देन 0 के लिए ये भी निगेटिव और x तो निगेटिव ही है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो fx माइनस gx इंटू x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इज द परफेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसीलिए आपको CDF फंक्शन में हम करते क्या थे?
किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते थे। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। हम हमेशा -∞ से x तक के सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं f(x) की वैल्यू फाइंड करने के लिए एट x = x। सिंपल सी बात है। तो वही चीज यहां करनी थी, दोनों को कंपेयर करना था, f(x) फंक्शन को और f(x/2) या gx को। तो एक रिप्रेजेंट कर रहा v < x को, एक रिप्रेजेंट कर रहा v < x/2 को। यहां से हमने निकाल लिया था f(x) क्या है vx और gx क्या है v < कंपेयर कर दिया, सीधी सी बात आ गई। सिंपल सी बात है, क्योंकि x और x/2, x will be greater than x/2 for x to be positive, x will be less than x/2 for x to be negative। इसीलिए ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, कभी ये ज्यादा हो जाएगी ये कम, कभी ये ज्यादा हो जाएगी ये कम, डिपेंडिंग कि x पॉजिटिव है कि निगेटिव। और वही चीज यहाँ पे आपसे गेम खेल गए। तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? तो लॉजिकली मैंने समझा दिया और हो गया। एक क्वेश्चन और गेट का लेता हूं, ये बहुत ही बेहतरीन स्टार मार्क क्वेश्चन है। सीडीएफ जो आपको पढ़ाया था उसकी एनालिसिस है, लॉजिकली सोचना है। मैं पेन इतना सब नहीं चलाता एग्जाम में, मैं लॉजिकली थोड़ा सा सोचता दिमाग में। v के केस में v < x/2 हो गया, 2v के केस में gx में, तो x और x/2 को मैं कंपेयर करता, कब x ज्यादा है कब x/2 ज्यादा है। क्योंकि जब x ज्यादा है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ज्यादा सैंपल इसमें आएंगे, जब x/2 ज्यादा है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें ज्यादा सैंपल आएंगे। दोनों शुरू होते हैं -∞ से लेके x तक और x/2 तक। तो x और x/2 कौन ज्यादा कौन कम है, उसी पे डिपेंड करेगा कि ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये प्रोबेबिलिटी। कंपेयर किया दिमाग में, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब एक और क्वेश्चन लेता हूं गेट का, फिर उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों 2 क्वेश्चन और लिया है, इसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो पिछला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करना था, ठीक है। उसमें एक और पॉसिबिलिटी थी, मैं वो डिस्कस करना थोड़ा सा भूल गया था। उसमें एक और तरीका था क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। हमने क्या निकाल लिया था, f(x) जो था, जो कि f(u(x) = f(v(x) था। दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी v < x था। और जो gx था इट इज नथिंग बट f(2vx) था, एंड इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी v < x/2, इट इज नथिंग बट इक्वल टू ये था। तो fx था, gx fx/2 के बराबर था। एक और चीज आप यहां से डायरेक्टली आंसर कैसे निकाल सकते थे, यानी कि मुझे किसको कंपेयर करना है, fx को fx/2 से, ठीक है। fx को gx से कंपेयर करना था, मतलब fx को fx/2 से, क्योंकि gx = fx/2 था, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। एक और तरीका था जो हमने पहले कैलकुलेशन किया था, उससे भी कर सकते थे हम। देखो ध्यान से कैसे कर सकते थे। आपको पता है कि जो CDF फंक्शन, ये fx और fx/2, fx और gx दोनों CDF फंक्शन है, और gx fx के टर्म में लिखा हुआ है fx/2। तो CDF फंक्शन किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए हो, इट इज ऑलवेज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इट इज ऑलवेज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब अगर हम x बढ़ाएंगे, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बढ़ाएंगे, तो CDF फंक्शन की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कांस्टेंट रहेगी, कभी कम नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। x अगर हमारा ज्यादा है, अगर x हम बढ़ाते हैं, x ज्यादा, अगर 2 पॉइंट्स हैं, 1.2 है 1.1 है, तो fx की वैल्यू, CDF फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पे या तो 1 पॉइंट से ज्यादा होगी या 1 पॉइंट के बराबर। x अगर हमने बढ़ाया तो fx की वैल्यू या तो ज्यादा आएगी या तो बराबर आएगी, पिछले वाले से कम नहीं आ सकती, ये हमें पता है ना, ठीक है। तो अब देखो, जब हम x > 0 लेंगे, तो x > 0 लेंगे तो हमें पता है x will be greater than x/2 होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, 0.5 लोगे, 0.5 will be greater than 0.5/2 हमेशा, ठीक है। जो x will be greater than x/2, और फिर इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, आपका fx, यहां इसका आर्गुमेंट fx का fx/2 वाले आर्गुमेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां अगर x कोई भी पॉइंट लेते हो 1, तो ये आएगा fx आएगा f(1), gx आएगा f(1/2). आप fx और gx को कंपेयर कर रहे हो, ये f(1) आएगा, ये f(1/2), तो f(1) विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन f(1/2),
आर इक्वल टू एफ ऑफ 1/2। कम तो नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू बढ़ी तो fx की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कांस्टेंट रहेगी, कम नहीं हो सकती। तो अगर x ग्रेटर देन x/2 है तो ये fx विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू fx/2 होगा। तो मैं कह सकता हूं फॉर x ग्रेटर देन 0 fx विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू fx/2, या ये मैं कह सकता हूं fx विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू gx होगा, जो हमने वहां प्रोबेबिलिटी से एनालिसिस करी थी। वो एनालिसिस भी जरूरी था ताकि आप इन डेप्थ में देख पाओ, ताकि आपको वहां जो भी चीज स्ट्राइक करे उससे आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना, उस चीज से सॉल्व कर पाओ। सिमिलरली फॉर x लेस देन 0 x विल बी लेस देन x/2 हो जाएगा कि नहीं। जैसे मैं कहूं x लेस देन 0, लेट्स से 0.5 पॉइंट ले लो, माइनस ऑफ 0.5 विल बी लेस देन -0.5/2, क्योंकि -0.5/2 क्या आ जाएगा -1/4, एंड -1/4 विल बी ग्रेटर देन -1/2, या -1/2 विल बी लेसर देन -1/4। तो अब देखो ये वाला पॉइंट अब कम है, ये वाला पॉइंट अब ज्यादा है, तो जिस आर्गुमेंट जिसका ज्यादा वो उसके सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसका आर्गुमेंट कम उसके सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू कम होगी, उस सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू कम होगी। दोनों एक ही एफ फंक्शन है, देख लो, दो अलग अलग नहीं कंपेयर कर रहे हैं, दोनों फंक्शन एक ही हैं एफ। तो कोई एक ही अगर सीडीएफ फंक्शन है, किसी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए आपने एक सीडीएफ फंक्शन डिफाइन किया है ना, तो वो सीडीएफ फंक्शन एक्स बढ़ने पे बढ़ेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, कम नहीं हो सकता। एक्स बढ़ने पे या तो पिछली वैल्यू के बराबर होगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, यही होगा। तो मतलब आर्गुमेंट अगर ज्यादा हुआ अंदर का तो वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कांस्टेंट रहेगी। तो अब देखो यहां वाला आर्गुमेंट अब ज्यादा है यहां से, तो ये वाली वैल्यू जो f ऑफ x/2 की इसके बराबर होगी या तो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वाली वैल्यू इसके बराबर या इससे ज्यादा होगी। तो यहां पे fx/2 क्योंकि ग्रेटर देन fx होगा, और यहां से आ जाएगा fx/2 क्या है gx विल बी ग्रेटर देन fx। फिर से वही आगे एनालिसिस वही हो जाएगी, fx माइनस gx इंटू x पॉजिटिव हो जाएगा यहां भी, एंड fx माइनस gx विल बी निगेटिव एंड x इज ऑल्सो निगेटिव, तो fx माइनस gx इंटू x यहां भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो fx माइनस gx इंटू x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना था कि fx नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वहीं से क्वेश्चन है। तो जब x पॉजिटिव है तो ये आर्गुमेंट इससे ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर या इससे ज्यादा होगी। जब x निगेटिव है तो ये आर्गुमेंट ज्यादा है इसके कंपेयर में, जब ये आर्गुमेंट ज्यादा है तो इस CDF फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर या इससे ज्यादा होगी, तो fx/2 ज्यादा हो जाएगा fx से। तो हम सिंपल CDF फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो भी हमें आंसर मिल जाता है, क्योंकि gx को हमने fx के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया था। तो दोनों एक ही फंक्शन है तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते थे कि fx, अगर मान लो दो अलग अलग gx फंक्शन थे और gx और fx में कोई रिलेशन नहीं था हमारे पास, जैसे यहां gx में और fx में एक रिलेशन था, gx इज इक्वल टू fx/2 था। अगर fx और gx दो अलग अलग फंक्शन थे और fx gx में हमें कोई रिलेशन पता ही नहीं कि gx इज इक्वल टू f ऑफ x/2 या f ऑफ 2x, कुछ भी नहीं पता अगर हमें है, तो अब हम यहां ये नहीं कह सकते कि fx will be greater than gx/2 for x greater than 0, हम नहीं कह सकते क्योंकि gx एक अलग फंक्शन है, fx एक अलग फंक्शन है। अब हम ये नहीं कह सकते कि x ग्रेटर देन 0 है तो x विल बी ग्रेटर देन x/2, तो fx की वैल्यू gx/2। भाई gx तो एक अलग फंक्शन है, gx की वैल्यू एट x/2 हो सकती है ज्यादा हो fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x से, इट इज पॉसिबल। वो तो दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन यहाँ दोनों fx दोनों ही सेम ही CDF फंक्शन थे, बस उनके आर्गुमेंट अलग अलग थे। तो आर्गुमेंट अलग अलग थे, तो जब हम वैल्यूज x की रख रहे थे तो करस्पॉन्डिंग जो अंदर वैल्यू आ रही थी वो अलग अलग थी, तो हम एक ही CDF फंक्शन था तो कंपेयर कर पाए, क्योंकि सेम अगर fx है, सेम ही CDF फंक्शन है, और इसमें अगर हम x को बढ़ाते जाए तो fx CDF फंक्शन की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कांस्टेंट रहेगी, सेम ही। इसीलिए हम यहाँ fx gx को कंपेयर करके क्योंकि gx वाज इन द टर्म्स ऑफ fx, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इस चीज को मत कर देना, है ना, कि दो अलग अलग फंक्शन के केस में भी यही चीज लगा दो। कुछ लोग होशियार शब्द लोग कर देते हैं ना, तो ऐसा मत कर देना। लॉजिक को समझना क्या कहना चाह रहा था मैं ना। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर इस लेक्चर को क्लोज करते। ये दोनों इजी टाइप के हैं, ज्यादा टफ टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना, टफ टाइप के क्वेश्चन है। ध्यान से देखना क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज शोन बिलो। पीडीएफ दिया गया है एक रैंडम वेरिएबल x का, द करस्पॉन्डिंग CDF हैज द फॉर्म। आपको एक दो तीन चीजें पता है,
पीडीएफ कर्व का इंटीग्रेशन कर दूं बिटवीन लिमिट -∞ टू x, तो मुझे क्या मिल जाता है, CDF। तो अब एक ध्यान से चीज देखो, पीडीएफ कर्व में देखो -1 से 0 के बीच में एक लाइन है अलग स्लोप की, 0 से 1 के बीच में एक लाइन है अलग स्लोप की। तो लाइन होने का क्या मतलब, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx, ये x का फंक्शन है, x की पावर 1 का फंक्शन है पीडीएफ। सिंपल सी बात है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर फॉर्म का आएगा कि नहीं, ये बताओ। पीडीएफ को इंटीग्रेट करके हमें सीडीएफ मिलता है, तो जब पीडीएफ x का फंक्शन है, x की पावर 1 का फंक्शन, लीनियर लाइन है तो x की पावर 1 का फंक्शन है, तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x की पावर 1, बाकी साथ में कांस्टेंट आएंगे, हम उससे मतलब नहीं। तो ये स्क्वायर फंक्शन के नेचर का होगा। तो देखो ये तो क्या है, सीडीएफ, ये लीनियर बता रहा है कि ये लीनियर आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट फंक्शन, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ये दोनों में आ जाते हैं, ये दोनों स्क्वायर फंक्शन को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये देखो यहां पे सी वाले ऑप्शन में सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू कुछ पॉइंट पे 1 से ज्यादा हो गई है, और मैंने बताया था सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है, ना तो 0 से कम हो सकती है, ना तो 1 से ज्यादा हो सकती है किसी भी पॉइंट पे, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो 1 होना चाहिए, ये भी बताया था। तो देखो इस ऑप्शन में देखो सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, जिस डी ऑप्शन में 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। सीडीएफ फंक्शन है अगर किसी रैंडम वेरिएबल का, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहां पे देखो वैल्यू 1 तो है, यहां वैल्यू 1 तो है, और साथ में ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे, और फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया, तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये दोनों क्वालिटी सेटिस्फाई कर गया, और स्मॉल x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये तो सारी क्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहां लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन का इंटीग्रेशन स्क्वायर फंक्शन आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखोगे तो इसमें कैलकुलेशन किए बिना आंसर आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हुआ, नहीं तो ये ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। यहां तो सीधे गलत हो गया, यहां तो वैल्यू कुछ पॉइंट्स पे 1 से ज्यादा हो गई, देखो ये 1 से ऊपर जा रहा है, ये 1 पॉइंट है 1 से ऊपर, तो किसी भी पॉइंट पे सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीडीएफ फंक्शन इज nothing but a probability and probability can never be less than 0 and can never be greater than 1, है ना। तो 0 से 1 के बीच में, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत। तो बचा क्या, ये ऑप्शन लीनियर ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत। यहां देखो स्क्वायर फंक्शन जैसा है, थोड़ा सा नॉन लीनियर जैसा, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 भी है, ये परफेक्ट है, यही आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लोगे, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 होता है सीडीएफ फंक्शन किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए, एंड एट द सेम टाइम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ होता है ना, और निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। और अगर ध्यान से देखो ये जो सीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ये किस रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस की नहीं। अगर पीडीएफ करो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, और इंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम एक पॉसिबिलिटी है कि स्टेप चेंजेस हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस पीडीएफ को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूअस। देखो यहाँ हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है रैंडम वेरिएबल। और सीडीएफ में भी देखो ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस, यहाँ सडन चेंज हुआ क्या, नहीं, यहाँ भी सडन चेंज नहीं, कॉन्टिन्यूअस, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो सीडीएफ भी हर पॉइंट पे, अगर सीडीएफ में स्टेप चेंज हो जाता है तो वो मिक्स्ड नेचर का या डिस्क्रीट नेचर का होने लगता है, और सीडीएफ अगर हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। और पीडीएफ में किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंपल्स आ गया, बाकी जगह वो कॉन्टिन्यूअस है, तो वो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल हो जाता है ना। तो सिंपली ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है, परफेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना, -∞ टू dx fx x dx यही होता है सीडीएफ। पीडीएफ कर्व को इंटीग्रेट कर दे बिटवीन लिमिट -∞ टू x, तो हमें मिल जाता है सीडीएफ, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लाइन का इंटीग्रेशन x स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सीडीएफ का डिफरेंशिएशन पीडीएफ होता है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x वाला फंक्शन मिलेगा, लाइन मिलेगा, ठीक है ना। द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है, तो इसका वेरिएंस बताना है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। ये देखो पीडीएफ कैसा है, x का इवन फंक्शन है कि नहीं है, देखो ध्यान से। एक चीज मैं यहां पे
इसको मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, 1/2 मॉड ऑफ एक्स ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो देखो ये CDF जो है PDF है वो इवन फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं, और ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से 1/2, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ एक्स है ना, मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ ध्यान से देखो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स, जब एक्स को एक्स से ई की पावर माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स। तो देखो मॉड ऑफ माइनस नंबर फिर से प्लस ही हो जाता है, तो 1/2 मॉड ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज मॉड ऑफ एक्स ई की पावर मॉड ऑफ माइनस। देखो ये एफ एक्स के बराबर आ गया कि नहीं। तो ये कैसा फंक्शन है, मॉड फंक्शन वैसे भी इवन फंक्शन होता है क्योंकि मॉड माइनस का और प्लस का सेम होता है। तो मॉड ऑफ -1 इज 1, मॉड ऑफ 1 इज 1। तो x पे और -x पे वैल्यू सेम हो जाए किसी फंक्शन की, मतलब वो इवन फंक्शन है। तो f(x) -x इज सेम एज f(x), मतलब ये इवन फंक्शन है। कभी भी अगर किसी गॉसियन कह रहा हूं, कभी भी किसी रैंडम वेरिएबल का अगर PDF, अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल का अगर PDF हम किसके कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल या मिक्स रैंडम वेरिएबल के केस में PDF की बात करते हैं, तो कभी भी किसी रैंडम वेरिएबल का PDF इवन नेचर का हो जाए तो उसका मीन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू x है ये हमेशा 0 आएगा। क्यों? हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू x कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट -∞ to ∞ इंटीग्रेशन स्मॉल x f(x) dx। तो जब देखो ध्यान से, अगर आपका जो PDF है वो इवन आ गया, इवन, और स्मॉल x फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। अगर मैं इसको एक रिप्रेजेंट कर दूं किसी और फंक्शन से, f1 से, f1x इज इक्वल टू x, ये x का फंक्शन है f1 फंक्शन, तो f1 -x इज इक्वल टू -x, दैट इज सेम एज माइनस ऑफ f1x, है ना कि नहीं। f1 ऑफ -x, तो x की जगह -x रखो, दूसरे साइड भी तो x की जगह -x, और ये क्या लिखा हुआ, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू f1x। तो f1 -x इज नथिंग बट माइनस ऑफ f1x। तो जो ये स्मॉल x है ये तो x का कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ऑलवेज। स्मॉल x इज ऑलवेज ए ऑड फंक्शन। तो जैसे आपका PDF इवन फंक्शन हो जाएगा तो ये ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। तो x इंटू f(x) कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और इस ऑड फंक्शन का एरिया निकालना है y dx बिटवीन -a to a, और ऑड फंक्शन का एरिया -a से a में क्या होता है, हमेशा 0। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0 आएगी। तो हमेशा ये नोट डाल के पॉइंट लिख लो, अगर तुम्हें PDF दिख जाए इवन फंक्शन ऑफ x तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो यहां भी करोगे x, और ये इवन फंक्शन है x इंटू इवन, ये ऑड है, ऑड इंटू इवन इज ऑड, और ऑड फंक्शन है उसका एरिया निकालना हो -a से a में, तो वो हमेशा 0 आता है। -∞ से ∞, a की वैल्यू ∞ है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x तो क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये मैं रब कर देता हूं, ये नोट डाल के लिख लो। इफ PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इवन फंक्शन ऑफ x, इवन फंक्शन, या x का फंक्शन है तो इवन फंक्शन ऑफ x, नहीं तो हम कहें इवन फंक्शन, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल v भी हो सकता है। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का इवन फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का इवन फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल v का इवन फंक्शन, तो हम केवल इवन फंक्शन लिखते हैं। इफ PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इवन फंक्शन then its expected value or mean value will always be 0, then its mean value will always be 0। और यहाँ इवन फंक्शन है तो इसका मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x will be 0, और 0 का स्क्वायर 0, तो ये बच गया क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है वही आपका क्या हो गया, वेरिएंस। और यहाँ पे ये भी कह सकते हो, मतलब DC टर्म 0 है तो DC पावर है ही नहीं, जो टोटल पावर है वो वेरिएंस ऑफ x AC पावर के बराबर ही है, DC टर्म है ही नहीं, है ना। तो जो टोटल पावर ये होता है, ये AC पावर, ये DC, तो टोटल पावर इज नथिंग बट ये DC 0 हो गया तो AC पावर के बराबर हो गया, AC पावर इज इक्वल टू टोटल पावर, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर हम निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, -∞ x स्क्वायर इंटू f(x) dx, -∞ to x स्क्वायर इंटू 1/2 मॉड ऑफ x e की पावर माइनस मॉड ऑफ x dx, यही तो होगा। तो बेटा ये मैं देख लेता हूं क्या हो जाएगा। 0 to ∞ में मॉड x और x दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसको दो भाग में ब्रेक कर देते हैं। 0 to ∞ x स्क्वायर तो है ही, मॉड x विल बी इक्वल टू x बिटवीन 0 to ∞, क्योंकि 0 to ∞ में x पॉजिटिव है,
जब x पॉजिटिव है तो मॉड x x के बराबर होता है, और जब x निगेटिव होता है तो मॉड x माइनस x के बराबर होता है। जैसे मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, जब x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x x ही आएगा। मॉड ऑफ -1 क्या होगा, 1 होगा। क्या निकला बाहर, माइनस ऑफ -1, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x होगा जब x निगेटिव होगा। जैसे मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 हो जाएगा, है ना। तो x e की पावर -x dx, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी से 0 में मॉड ऑफ x, जब x निगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से 0 में x कैसा है, निगेटिव है, तो मॉड x कैसा होगा, -x बाहर आएगा उसमें, तो ये आ जाएगा -x से मॉड x से -x बाहर आया, x² इंटू -x माइनस ऑफ x³/2, e की पावर माइनस बाहर आया मॉड x से, तो माइनस माइनस प्लस x dx। अब बेटा ये इंटीग्रेशन तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना, है ना, थोड़ा सा वही आपको आइलेट वाले रूल से करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन मान के, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के गुणनफल का इंटीग्रेशन, उससे करके बेटा आंसर निकालना है। आंसर आई थिंक 6 आएगा, है ना, देख लेना क्या आता है, 6 आएगा आई थिंक, तो इसका आंसर 6 है, तो आप देख लेना, है ना। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज यही था कि अगर इवन हो पीडीएफ, इवन फंक्शन ऑफ x हो या इवन फंक्शन ऑफ t हो या इवन फंक्शन ऑफ v, अगर pdf इज इवन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, इफ pdf ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इवन फंक्शन, if pdf of a random variable is even function then its mean value will always be 0। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधे 0 कर दो, ठीक है ना। वो मेन पर्पस था, ये कैलकुलेशन बेटा कर लेना। आई थिंक इसका आंसर शायद 6 आएगा, जहां तक मुझे याद है ना, कैलकुलेट करने के बाद मुझे शायद 6 आया था। ये कैलकुलेशन आप अपने रूम पे कर सकते हो, इतना कैलकुलेशन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको करना चाहिए, ये सब इंटीग्रेशन आपको करना चाहिए, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में आपको ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे, ठीक है। तो मैं इस अब लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किस डिस्कशन के साथ। मैंने गेट के भी क्वेश्चन इस लेक्चर में करा दिए, इसके पिछले लेक्चर में मैंने जनरल क्वेश्चन आपको करा दिए, थिंकिंग आपके बिल्ड करा दी। अब देखो कितनी चीजें सिंपल हैं, अगर हर छोटी इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करने लगो, है ना। तो मैं क्वेश्चन यहां कराने के लिए केवल 5 नहीं आया था, मैं उसमें कितनी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, कैसे इंटरप्रिट करोगे चीजों को, सिंप्लीफाई इतना कर लो कि वहां एग्जाम में जाने पे कोई कंफ्यूजन एक रत्ती भर का न रहे, हर छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एकदम क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी थी इन क्वेश्चन के थ्रू। जो पर्पस है मेन सिखाने का आपको सब्जेक्ट का, वो पर्पस तभी सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबसे भी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल टू अदर, या मैपिंग ऑफ वन रैंडम वेरिएबल टू अदर रैंडम वेरिएबल, और वो बहुत ही बेहतरीन है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। फिर पढ़ेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और 2 रैंडम वेरिएबल वाला केस, उसके बाद वाला, फिर रैंडम वेरिएबल फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।